पहले तो अम्मी को कोई रिश्ता पसंद ना आता था। बाजी 24 वर्ष की हो गई। हर किसी ने एहसास दिलाया कि तुम किसी मनपसंद रिश्ते के इंतज़ार में हो। अगर तैयबा की उम्र और ज़्यादा हो गई तो मुनासिब रिश्ता ढूंढती रह जाओगी और हाथ मलती रह जाओगी। अब जो रिश्ता इनको पसंद आया वो हर लिहाज से बेहतर था। लड़का पढ़ा लिखा खूबरू बाजी से 1 साल बड़ा और खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन एक खदशा था कि अच्छे नंदू बिन बयाही और 7 देवरों के हमरा रहने से कई ऐसे मसाइल ना पैदा हो जाए कि बाजी का जीना दोबर हो जाए। खैर अल्लाह का नाम लेकर मेरी वालदा ने लड़के वालों को हाँ कर दी और बाजी की शादी नुमान भाई से हो गई। बाजी के शौहर अगरचे अच्छे इंसान थे, मेरी बहन को चाहते थे, इनका ख्याल रखने की कोशिश भी करते थे। लेकिन ससुराल में इतने बहुत से लोगों में से 2-3 ऐसे भी थे जो वजह बेसुकूनी बनते थे। चुनाचे बाजी सिर्फ 5 साल शौहर के घर रह सकी और 3 बच्चे लेकर मैके आ गई। ये नहीं कि वो खुद अपना घर छोड़कर मैके आई थी, बल्कि नुमान भाई ने ही रोज़ रोज़ नंदू की चकचक से बीवी की जान छुड़वाने के लिए इन्हें हमारे यहाँ छोड़ दिया था। कहा अलहदा घर का इंतज़ाम कर लो तो ले जाऊंगा। मेरे घर के तो सारे ही लोग तैयबा की जान का आज़ार बने हुए हैं। यहाँ मेरे बच्चे कुछ दिन सुकून से रह लेंगे। बाजी को मैके पहुँचाने के बाद हमारे बहनोई का दिल भी ना लगा और वो घर छोड़कर एक दोस्त के मकान में मुंतकिल हो गए। ये मकान अक्सर खाली रहता। वो दोस्त अपनी मुलाजिमत की वजह से कभी कहे होता। कभी कभार मकान की देखभाल के लिए आता था। इस मकान के पड़ोस में एक बेवा औरत और इसकी मलहका बेटी रिहाइश पसीर थी। बूढ़ी खातून से नुमान भाई ने अपने लिए खाना बनाने की दरख्वास्त की। यूं ये माँ बेटियां मेरी बहनोई साहब को खाना बनाकर देने लगी। बाज़ औक़ात जो गुमान में नहीं होता वही हो जाता है। किसी ने सोचा भी ना था कि ये सब हो जाएगा। हत्ता कि खुद नुमान भाई ने भी नहीं सोचा था। लेकिन कुदरत अजब खेल खेलती है। न जाने किस लम्हे नुमान को बया की मुतलका बेटी सुफिया पसंद आ गई। वो खाना बहुत उम्दा और लजीज बनाती थी। दोनों में पसंदीदगी इस्तेवार हो गई और इन्होंने सफिया से निकाह कर लिया। फिर अपनी नई जिंदगी में ऐसे गुम हुए कि पहली बीवी और बच्चों के साथ साथ अपने वालिदैन और बहन भाइयों तक को भूल गए। इन्होंने पलट कर किसी की खबर ना ली। शायद वो औरत कोई जादूगरनी थी या फिर नुमान भाई अपने ही घर वालों को अपनी बर्बादी की वजह और खुशियों का कातिल समझने लगे थे। मेरे वालिद साहब बूढ़े थे, वो कमाने के काबिल ना रहे थे। बड़े भाई मुलाजिमत करते थे और वही घर के अखराजात बर्दाश्त करते थे। तीनों भाई शादीशुदा और बच्चों वाले थे। हमारी माँ बेटियों की मोहताज थी। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी और इनको मेरी फिक्र भी खाई जाती थी। बाजी 3 साल हमारे घर रही। भाइयों ने इनका और इनके बच्चों का खर्च बर्दाश्त किया और असना में मेरी भी शादी हो गई। मैं ब्याह कर पहले इस्लामाबाद फिर स्वीडन चली गई। वहाँ सेटल होने के चक्कर में हम अपने मसाइल में उलझ गए। स्वीडन में मेरे मियाँ पढ़ भी रहे थे और हम दोनों नौकरी भी करते थे। हमें फुर्सत ना थी कि मेके के हालात की खबर लें। भाभीियों ने पहले सब्र से काम लिया। फिर जब इनको यकीन हो गया कि अब ये शादीशुदा नन तैयबा और इसके तीनों बच्चे हम पर मुस्तकिल बोझ हैं, तो इनके रवैये रोज़ बरोज़ बदलने लगे। वो बाजी को मुलाजिमा का दर्जा देने लगी। बाद बे बाद बाजी और अम्मी को तंग करने लगी और इनके बच्चों की मामूली शरारतों पर इन्हें पीटने लगी। अम्मा कुछ कहती तो इन्हें भी बेनक सुना देती। शोरों के अलग कान भरती, जिसकी वजह से मेरे भाई भी माँ और बहन के खिलाफ हो गए और अम्मी को बाजी की तरफदारी पर कसूरवार समझने लगे। इस सूरत हाल ने अम्मी और बाजी को बुखला दिया। हालांकि बाजी मुलाजिमा के साथ मिलकर बराबर से भाभीियों के सारे काम करती, किचन संभलती, खाना पकाती, हत्ता के भाइयों के कपड़े और भाभीियों के बच्चों के यूनिफॉर्म तक इस्त्री करके रखती। लेकिन वो फिर भी इनसे खुश ना होती, बल्कि इनको और इनके बच्चों को अपने इर्द गिर्द पड़ा कूड़ा समझकर वो पहन लेती। बाजी के मेके में कियाम इनका कसूर ना था। जब तक वालिद जिंदा रहे भाई और भाभियाँ अंदर ही अंदर घुटते रहे, मुंह से कुछ इनके सामने ना कह सकते थे। वालिद के वफात होने के बाद
تو भाइयों ने अम्मी जान को घर का खर्च देना भी बंद कर दिया क्योंकि वो अपनी बेटी और इसके बच्चों को पाल रही थी। हमारी मुलाजिमा सलीमा काफ़ी पुरानी और नेक दिल औरत थी। वो गरीब ज़रूर थी लेकिन दिल की गरीब ना थी। वो बाजी के साथ भाभीियों का बुरा सलूक देखकर कड़कती रहती थी। एक दिन बड़ी भाभी ने साफ साफ मेरी बहन से कह दिया कि हम तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकते, या तो बच्चों को इनकी दादी के हवाले कर दो, खुला लेकर दूसरी शादी कर लो, या फिर जहाँ चाहो चली जाओ, लेकिन हमारे घर से निकल जाओ। दूसरी भाभी बोली, अगर अम्मा तुम्हारी हिमायती बने तो इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। ये सब बातें मुलाजिमा सलीमा सुन रही थी। बाजी और अम्मी रो रही थी। सलीमा को बहुत दुख हुआ। इसने बाजी को चुप कराया और तसल्ली दी। बाजी ने सलीमा से कहा, खाला तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँ। 3 बच्चों का साथ है, ससुराल वाले मुझे रखने को तैयार नहीं और शौहर का कुछ पता नहीं है। तुम किसी घर में मुझे काम दिलवा दो, अगर वो लोग रिहाइश भी दे दे और मेरी 3 बच्चों को भी साथ रखे तो मैं मुलाजिमत करने को तैयार हूँ। सलीमा ने आ भर कर कहा, बीबी आजकल वैसे लोग कहाँ रहे जो आपको बच्चों समेत अपने घर में रख ले। बाजी बोली, तो फिर तुम मुझे अपने घर ले चलो, बच्चे वहाँ रहेंगे, मैं कहीं मुलाजिमत कर लूँगी। सलीमा हिचकिचाते हुए बोली, मैं रख तो लूँ बीबी फतेबा, लेकिन आपके घर वाले क्या गवारा करेंगे। बाजी ने दुख से कहा, इनको इस बात की क्या परवाह है कि मैं कहाँ रहूँ। भाई भी इतने रुके हो गए हैं कि मुझसे बात तक नहीं करते और अम्मी का खर्च बंद कर दिया है। वो मुझसे साफ बेजारी का इजहार कर चुके हैं। इन सब का यही मुतालबा है कि मैं अपने बच्चों को संगदिल नंदों और सास के पास छोड़ाऊं। तुम जानती हो वहाँ इन बच्चों के साथ क्या सलूक होगा। जब बाप ने ही छोड़ दिया तो वो क्यों रखेंगे। मैं मर जाऊंगी मगर अदालत में नुमान पर खुला का दावा नहीं करूंगी, ना दूसरी शादी करूंगी। इससे बेहतर है कि कहीं चली जाऊं और नौकरी करके अपने बच्चों का पेट पाल लूं। खाला तुम कुछ दिन के लिए मुझे अपने घर रख लो। सलीमा बोली, बीबी मैं रख तो लूं लेकिन मैं तो झुग्गी में रहती हूँ। बाजी बोली, मैं भी तुम्हारे साथ झुग्गी में रह लूंगी। सलीमा ने समझाया, मेरी झुग्गी इतनी छोटी है कि इसमें 2-3 लोग आड़े तरचे होते हैं, आप कैसे रह लेगी। बाजी बोली, अच्छा तो ये बताओ झुग्गी बनाने में कितना खर्च आता है, मैं तुम्हारी झुग्गी के करीब अपनी झुग्गी बना लूंगी। सलीमा हैरत से पूछने लगी, आप जवान जहां औरत हैं, बच्चों के साथ अकेली कैसे रहेगी। बाजी ने पुरएतमाद अंदाज में कहा, रह लूंगी, तुम्हारा घराना तो साथ होगा, तुम्हारा बेटा और बहू है वही मेरा ख्याल रख लेंगे। जब बाजी को जार बुजार रोते देखा तो सलीमा खाला ने इन्हें तसल्ली दी और कहा कि ठीक है आप आ जाए मेरे घर, लेकिन आपके भाइयों को खबर ना हो वरना वो मुझ ही को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराएंगे। इसने रहने की जगह का पता समझा दिया और कहा कि आप खुद आ जाना, अगर मेरे साथ चलेगी तो आपके घर वाले मेरी गर्दन पकड़ लेंगे। सलीमा समझ रही थी कि ये महज वक्ती फैसला है, कहाँ तैयबा बीबी घर छोड़कर चली जाएगी, मगर बाजी ने भी टाल ली। शाम को बगैर किसी को बताए चुपके से बच्चों को लेकर घर से निकल गई। सड़क से रिक्शा लिया और सलीमा के दिए हुए पत्ते पर रवाना हो गई। रक्षा वाला गालिबन इसी इलाके का रिहायशी था। वो इन्हें सही जगह ले गया। यूं बाजी अपनी मुलाजिमा की जगह में जा ठहरी। सलीमा खाला ने सच कहा था, इसकी झुग्गी में सिर्फ 3 चारपाइयाँ समा सकती थी। एक चारपाई की जगह खाली थी जहां इसकी बहू खाना पकाती थी। इस रात सास और बहू एक ही चारपाई पर सोई। सलीमा का बेटा बाहर कहीं सोया। बाकी 2 चारपाइयों पर बाजी और इनके 3 बच्चों ने गुजर बसर की। सारी रात इन्हें मच्छरों ने सोने ना दिया। अब बाजी को एहसास हुआ कि वाकई इस खाला सलीमा ने दुरुस्त कहा था। अगली सुबह जब वो काम पर आई तो अम्मी रो रो कर निडाल हो चुकी थी। भाभिया कह रही थी कि तुम्हारी बेटी घर से भाग गई है, कम से कम तुम्हें बताकर तो जाती कि कहाँ जा रही है। सलीमा खाला से अम्मी की हालत देखने ना गई, चुपके से इनको बाखबर कर दिया कि आपकी बेटी मेरे पास है, फिक्र ना करे, मेरे साथ चलकर उसे समझा बुझा कर ले आए। वो नाजो पली बला कहाँ एक गरीब की झुग्गी में रह सकती है, और वो भी कितने दिन। ये सुनकर अम्मी की जान में जान आई और वो शाम को खाला सलीमा के साथ इसके घर चली गई।
बाजी माँ से लपट कर खूब रही। अम्मा ने कहा कि तुम्हारे भाई और भाभी आज जैसा भी सलूक करे अपनी ही है, तुम मेरे साथ वापस घर चलो। लेकिन बाजी जाने पर राजी ना हुई। इन्होंने माँ से कहा कि तुम भी मेरे साथ रहो, हम यहाँ झुग्गी डाल लेते हैं। तुम बच्चों को संभलना, मैं कहीं मुलाजिमत कर लूंगी। चुनाचे बाजी ने अम्मी को घर वापस जाने ना दिया और अपनी सोने की बालियां खाला सलीमा के बेटे को देकर कहा कि सामान ले आओ, मैं इसी मैदान में आप लोगों के करीब झुग्गी डालनी है। वो बेचारा बाजी के इसरार पर हक्का बक्का सा बांस, चटाइयाँ वगैरह ले आया। लेकिन वहाँ के लोगों ने बाजी को झुग्गी डालने ना दी, क्योंकि बाजी और बच्चों के लिबास से इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि ये हमारे तिबके के लोग नहीं हैं, किसी खुशहाल घराने से हैं। न जाने क्या मामला है जो यहाँ रहना चाहते हैं। मैदान में सारी झुग्गियों के मर्द इकट्ठे हो गए और बाजी व अम्मी परेशान हाल सामान पर बैठी थी कि वाकिफकार शख्स ने बच्चों को पहचान लिया। ये एक वैन ड्राइवर था जो भाई के बच्चों को स्कूल ले जाता था। इसका नाम मंजूर था। मंजूर भागता हुआ मेरे भाई के पास आया और कहा कि हमीद साहब, आपके बांझे बांझी हमशीरा और वालदा फलां जगह बैठी है और बड़ी मुश्किल में है। बड़े भाई फौरन मंजूर के साथ मैदान पहुंचे और अपनी माँ बहन और इनके बच्चों को वहां देखकर इनका सर शर्म से झुक गया। इनके गैरत आई। इन्होंने झुग्गी के सामान, बांसों और चटाइयों को आग लगा दी। अम्मी बाजी और बच्चों को गाड़ी में बिठाया और घर ले आए। रास्ते भर बहुत गुस्सा किया। बोले कि तुमने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अगर गुस्सा था तो मुझसे झगड़ती, घर के बर्तन तोड़ देती, मगर ये तुमने क्या किया? चुप्पी डालने चली गई। बाजी क्या जवाब देती? अम्मा ने कहा कि हाँ मियाँ, बोलो, जो जी में आए बोलो। तुमने तो मुझे खर्च देना भी बंद कर दिया था, इसी बेटी के कारण कि दो नवाले इसको खिला रहे थे। मेरी बेटी तुम्हारी बीवी और भाभीयों की चाकरी करती है, तुम्हें तुम्हारी कमाई से दो नवाले खाती थी। अब क्या गैरत जागी है तुम्हें? अगर इन दोनों भाइयों से भी पूछो, इनकी बीवियां सारा दिन तैबा और इसके बच्चों से क्या कैसा सलूक करती है। इससे तो अच्छा है कि इन बच्चों को तुम यतीम खाने में जमा करा दो। माँ के सब्र का बंध आज टूट गया था। भलाखिर ये फैसला हुआ कि तीनों भाई मिलकर बहन और इसके बच्चों का खर्च उठाएंगे और मकान की छत पर तैयबा के लिए दो कमरे बनवा देंगे। आखिर इस जायदाद में इनका भी हिस्सा था, क्योंकि मकान बाप दादा की वारिस से मिला था। यूं बाजी की आफियत नसीब हुई। ताहम स्कूल से आकर ममानिया इन बच्चों को चैन से बैठने ना देती, खास तौर पर बाजी के बड़े बेटे एहसन को, जो इन दिनों अभी सिर्फ 12 बरस का था। एक रोज वो बड़ी भाभी के कमरे के जाले उतार रहा था कि इनका एक कीमती गुलदान टूट गया जो वो जहेज में लाई थी। बस फिर क्या था, इन्होंने वही चुड़ी उठा ली जिससे वो जाले उतार रहा था और खूब एहसन को पीटा। फिर बोली कि निकल जा यहाँ से और दोबारा मुझे अपनी ये मनहूस सूरत मत दिखाना। एहसन सम गया। भाभी ने गुस्से में जो कहा था इसने सच सच यही समझा कि अब वो इन्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। इसने माँ का बटवा उठा लिया और घर से चला गया। रात तक ना लौटा तो अम्मी और बाजी बेहद परेशान हो गई। भाई आए, अहवाल पूछा। वो भी तलाश में निकले, लेकिन लड़का इसी तरह गायब हो गया कि फिर ना मिला। बाजी रो रो कर नीम जान हो गई। एहसन इतना जानता था कि इसका बाप लाहौर में रहता है, मगर कहाँ ये मालूम ना था। वो बस में सवार होकर लाहौर चला गया। माँ ने सुन रखा था कि लाहौर के इलाके अचरा में घर लिया है, लेकिन अचरा बहुत बड़ा इलाका था और इतने सारे मकानात थे कि मालूम ना हो सका वो किस मकान में रहता है। एहसन वहाँ इधर उधर घूम रहा था कि उसे भूख लग गई। वो एक नान पाई की दुकान पर पहुंचा। रोटी खरीदने को बटवा निकाला जिसमें से इसके बाप और माँ की शादी की तस्वीर लगी हुई थी। वो तस्वीर नान भाई से छुपा ली। रोटी लेकर एक कोने में बैठ गया। शाम हो रही थी। खाना खाने के बाद वो इधर उधर देखने लगा कि कहाँ ठिकाना करे, रात हो जाएगी तो कहाँ सो जाए। तभी इसकी नज़र सामने सड़क पार मस्जिद पर पड़ी। वो वहाँ चला गया। मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा था। वो आखिरी सफ में जा खड़ा हुआ। नमाज ख़त्म हुई। नमाजी मस्जिद से निकले, मगर वो मस्जिद के सहन में एक तरफ बैठ गया क्योंकि बहुत थक गया था। दीवार से टेक लगाई तो नींद आ गई और वो वहाँ ही सो गया। ईशा की नमाज के वक्त इमाम मस्जिद इधर से गुजरे।
इन्होंने एहसन को जगाया और पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ क्यों सो रहे हो। एहसन ने कहा कि वो सहवाल से आया है, वालिद यहाँ रहते हैं, इनका घर ढूंढता चाह रहा था। थकान के सबब मस्जिद आ गया, नींद आ गई थी। इमाम साहब ने कहा कि ईशा की नमाज हो जाए, तुम यहाँ ठहरो, मैं बाद में तुमसे बात करूँगा। जब ईशा की नमाज ख़त्म हुई और लोग चले गए, इमाम साहब एहसन के पास आए और पूछा कि क्या खाना खाया है। एहसन ने कहा सफ़ेद नान पाई से खाया था। इमाम साहब बोले कि अब कहाँ जाकर सोओगे, सोने की कोई जगह नहीं है। फिर बोले कि मेरे साथ मेरे घर चलो, रात वहाँ सो जाओ, सुबह हम तुम्हारी वालिद को तलाश करने की कोई राह निकाल लेंगे। ऐसा इनके साथ हो गया। इमाम साहब का घर मस्जिद के पास ही था, वहाँ इनकी बीवी और बच्चे भी थे। एहसन को इनकी बीवी ने खाना दिया और बिस्तर बिछा दिया, कहा कि आराम से सो जाओ। मामूल ये हो गया कि वो सुबह नमाज के लिए इमाम साहब के साथ मस्जिद जाता और नमाज के बाद नमाजियों के निकलने पर दरवाजे के पास खड़ा रहता कि शायद कोई ऐसा शख्स आ जाए जिसकी शक्ल इस तस्वीर से मिलती हो जो इसके बटुए में लगी थी। शायद वो इसका बाप हो। एहसन एक मासूम बच्चा था और ऐसी उम्मीदें दिल में बैठ कर किया था। एक रोज़ इमाम साहब की बीवी ने कहा कि बेटा एहसन, या तो मदरसे में दाखिला लो और कुछ इल्म हासिल करो या फिर खुद कमाने की कोशिश करो। ऐसे दर दर भटकने से ज़िंदगी गुजर नहीं पाएगी और तुम्हारा बाप तुम्हें यूं भी नहीं मिलेगा। एहसन ने इस बात को दिल से लगा लिया। इसके पास माँ के बटुए में कुछ रुपए थे। इसने सोचा कि काम शुरू करे। वो नानपाई के पास गया और पूछा क्या मुझे यहाँ काम मिल सकता है। नानपाई ने कहा कि पहले से दो लड़के काम करते हैं, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। मगर कोके वाला जो स्कूल के करीब था, इसने कहा कि कल ही इसने कहा था कि इसे एक लड़की की ज़रूरत है। एहसन वहाँ गया, अपना हवाला नानबाई का दिया, बताया कि वो इमाम साहब के पास रहता है। कोके वाले ने पूछा कि तुम रहते कहाँ हो और सवाल किया कि तुम मदरसे में दाखिला क्यों नहीं लेते, इससे वो अपने वालिद को ढूंढ नहीं पाएगा। एहसन ने अपनी रोदाद मुख्तसर सुनाई और बटन में लगी तस्वीर दिखाई। कोके वाले ने कहा कि मुझे शक है कि इस तस्वीर से मिलती जुलती शक्ल वाला आदमी कभी बच्चे को स्कूल छोड़ने आता है। वो मशवरा दिया कि तुम कुछ टाफिया, बिस्कुट और मूंगफली के पैकेट ले लो और स्कूल की दीवार के पास बैठ जाओ। बच्चे इधर से गुजरते वक्त तुमसे ये खरीद लेंगे, रकम दुगनी हो जाएगी और मुमकिन है तुम्हारा बाप तुम्हें पहचान ले। एहसन ने इस पर अमल किया। कोके वाले ने बैलेट वाली ट्रे में वो सब चीज़ें सजा कर दी और एहसन ने वो ट्रे गले में लटका कर स्कूल की दीवार के पास एक स्टूल पर बैठ गया। वो स्टूल भी वही कोके वाला ही था जो उसे दे चुका था। एक दिन एक वालिद अपने बच्चों को स्कूल से लेने आया। जब वो एहसन के पास से गुजरा, एहसन ने इससे टाफियाँ लेने की कोशिश की। वालिद ने टाफियाँ खरीद ली। एहसन ने बटुआ निकाला और एहतियात से 10 का नोट दिया। तब वालिद ने बटुए में लगी तस्वीर देखी और पूछा कि ये तस्वीर किसकी है। एहसन ने कहा क्यों दिखाऊं, मगर वालिद ने जोर दिया कि इस तस्वीर वाले आदमी को मैंने कहीं देखा है। एहसन थोड़ा घबरा गया क्योंकि इस तस्वीर में बाप के साथ माँ की तस्वीर भी थी। वालिद ने कहा कि वो लाहौर में रहता है और उसे अच्छी तरह जानते हैं। एहसन ने बटुआ खोला और तस्वीर सामने रख दी। वालिद ने गौर से देखा और पूछा कि क्या तुम एहसन हो और क्या मैं तुम्हारा बाप हूँ। एहसन ने इस्बात किया। वालिद ने फौरन इसे सीने से लगा लिया। 7 बरस बाद बेटी की शक्ल देखी और जब इसको गले लगाया तो बाप का खून जोश मारा। वो दोनों नुमान के घर आए। वालिद ने सफ़िया से कहा कि बीवी इसे खाना वगैरह खिलाए और वो बाजार से नए कपड़े लेकर वापस आए। खबरदार जो तुमने इस बारे में कोताही की, यही मेरे लखते जिगर तुम्हारे बायस इस हाल को पहुंचाए। न जाने दूसरों का हाल इससे बेहतर ही या बदतर। एहसन ने अपने वालिद को वो तमाम मुसीबतें सुनाई जो इसकी माँ और बहन भाइयों पर भी थी। ये सुनकर वो रो पड़े और बोले सच है, जिन्हें बाप छोड़ देते हैं इन बच्चों की हालत ऐसी हो जाती है। 2 दिन बाद वो एहसन को लेकर अपने भाई के घर पहुंचे। भाई तो उसे देखने का भी रवादार ना था, लेकिन मेरी बाजी जैसे जिंदा हो गई, जैसे इनमें किसी ने नई जान डाल दी हो।
सुलह के लिए कोई भी तैयार ना था, लेकिन बाजी ने कहा था, इतनी मुद्दत के बाद मेरा सुहाग लूट आया है, मैं इस मौका को हाथ से क्यों जाने दूं। नुमान मुझे लेने आए हैं, मैं ज़रूर इनके साथ जाऊंगी। मेरे बच्चों को इनका खोया हुआ बाप वापस मिल गया। वो झपट झपट पट अपने शौहर के साथ जाने पर आमादा हो गई, यहाँ तक कि सूतन के साथ गुजारा करना भी गवारा कर लिया। लेकिन सफिया, जिसने 7 साल बाद अचानक अपनी सूतन को देखा, सदमे से दीवार से जा लगी। पाजी ने इस औरत को संभाला दलासा दिया, मगर सफिया सूतन का दुख सहने वाली ना थी। इसने ये दुख दिल पर ले लिया और अंदर ही अंदर कुलने लगी, यहाँ तक कि बीमार होकर चारपाई से लग गई। बाजी ने इसकी बीमारी में बहुत खिदमत की। वो 3 साल तक बिस्तर पर पड़ी रही, आखिरकार इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बेटे को बाजी ने अपने बच्चों की तरह पाला, यहाँ तक कि वो अपने सौतीले बहन भाइयों में ऐसा घुल मिल गया कि अब खुद भी यही समझता था कि वो बाजी ही की वतन से पैदा हुआ है। जब लोग ये किस्सा सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं। सच है, सब्र करने और उम्मीद का दामन ना छोड़ने वालों के दिन इसी तरह बदलते हैं कि किसी को यकीन ही नहीं आता। आज बाजी के बच्चे जवान हैं और वो खुद आराम और सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है।